हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कैसे लिमिट क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स के ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, ऐसे लिमिट से क्वेश्चन को जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ होगा पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, उस लिमिट क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए और हर एक टर्म की अलग अलग लिमिट सॉल्व करने पर ज़ीरो आना चाहिए। देखो, अगर आप n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इस पर लगा दो, सिर्फ इतने पार्ट पर लगा दो, ज़ीरो आ जाएगा। सिर्फ इस पर लगा दो, ज़ीरो आ जाएगा। सिर्फ इस पर लगा दो, ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे लास्ट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा दोगे तो ऑटोमेटिक वो ज़ीरो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा टर्म है भाई। n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट के पास जाएगी तो सेक स्क्वायर ज़ीरो बनेगा और सेक स्क्वायर ज़ीरो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ ज़ीरो। तो सारे के सारे टर्म्स ऐसे ही ज़ीरो बनते चले जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन लिमिट्स का जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, ठीक है, मतलब वो एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो। ठीक है, अलग अलग सारे टर्म्स जो हैं, अलग अलग जितने टर्म्स हैं उन सब पर अलग अलग लिमिट लगाने पर सबकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी बता दूं। n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट के पास जाएगी तो ये ज़ीरो इसकी लिमिट तो आ रही है पर ये एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी, ये बहुत छोटी क्वांटिटी और ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी, ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ इनफाइनाइट बार जुड़ रही हैं तो कुछ वैल्यू आ सकती है। तो छोटा है पर इनफाइनाइट बार छोटे छोटे टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ उसकी वैल्यू आ जाए। ऐसे हम पकड़ते हैं कि कौन से वो लिमिटेड क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको समेशन के फॉर्म में लिखना होता है। आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। आप एक बात बताओ, इसको ऐसे लिखना हो सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ बदल रहा है? देखो, ये न्यूमरेटर में 1/n², ये जो आगे लगा हुआ है 1/n², 2/n², 2/n², 3/n² ऐसे जा रहा है। तो हम इसको r/n² लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर, ये 1/n का होल स्क्वायर, ये 2/n का होल स्क्वायर, ये 3/n का होल स्क्वायर। भाई ये 1², 2², 3² ऐसे जा रहा है ना, तो इसको हम r²/n² ऐसे लिख सकते हैं। भाई हम इसको देख रहे हैं बदलता हुआ, ये 1 है, ये 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, ये 9 है मतलब 3 का स्क्वायर। तो आइडिया लग गया कि सेक स्क्वायर के अंदर r²/n² चल रहा है और r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ज़रा देखो, r की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे करते हुए n तक जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है जिसके बारे में तुम्हें आइडिया लग गया है कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, तो सबसे पहला काम ये करना, उसको इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, जो बदलता हुआ जगह है उसको r कह देना। ठीक है, और उसको इस तरह से लिख देना कि हाँ, r की वैल्यू 1 रखने पर पहला आ जाए, r 2 रखने पर दूसरा आ जाए, r 3 रखने पर तीसरा आ जाए। ऐसे करते हुए r की वैल्यू जब n रख दो तो लास्ट वाला टर्म भी आ जाए। तो ऐसे पहले लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और समेशन r 1 से n, इसको लिख सकते हैं r/n। ठीक है, यहाँ पर r/n और सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर और इंटू 1/n। इसमें से एक 1/n बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि r/n को हमें x कह देना है और 1/n को हमें dx कह देना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। r/n को हम x कह देते हैं और 1/n को dx कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये तुम लोगों को वीडियोस में बताया जा चुका है। तो r/n को x कह देंगे, 1/n को dx कह देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, और इसको हम x कह देंगे, इसको क्या कह देंगे? ये x हो गया। सॉरी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब हम सीधा इसको हम लिखेंगे x इंटू सेक स्क्वायर x² और dx। ठीक है, ऐसे ये r/n को हमने x कहा और 1/n को dx कहा, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर आप
आर बाई एन एक्स की मिनिमम वैल्यू लिखना चाहते हो और यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहते हो, ठीक है। तो एक्स की मिनिमम और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो एक्स की मिनिमम और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, भाई आप इंटीग्रेशन में क्या करते हो, यहाँ पर एक्स की सबसे कम वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर एक्स की सबसे अधिक वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो इसको लिखना है मतलब आर बाई एन की मिनिमम वैल्यू और आर बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर, ठीक है। भाई एक्स मैक्सिमम मतलब आर बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको मैं 1 बाई एन को थोड़ा इधर कर दूं, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने आर बाई एन को ही एक्स कहा हुआ है और लोअर लिमिट में एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए और अपर लिमिट में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, आर बाई एन की मिनिमम वैल्यू रख दिया और आर बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स बना। अच्छा, आर बाई एन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब आर मिनिमम होगा। और आर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। भाई आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है ना। जब आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आर बाई एन की, भाई एन में तो तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि एन तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के पास जा रहा है। तो आर बाई एन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब आर की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 बाई एन हो जाएगा और ये बन जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये नीचे आर की मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और आर की मैक्सिमम वैल्यू n है, तो जब आर की मैक्सिमम वैल्यू n रख और आर की ही वैल्यू से ही डिसाइड होगा कि आर बाई एन मैक्सिमम कब आएगा, आर बाई एन की मिनिमम वैल्यू कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ और इसके बाद अभी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इसको मैं पूरा बता लूँ। अब आर बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू n है, तो यहाँ पे जब n रख दोगे तो n बाई एन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया। अब इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही बात? चलो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे तुम्हारे सामने, मतलब जब तुम इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप सीधा सीधा एक काम किया करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लो और नीचे ऊपर क्या होगा, इसमें n से डिवाइड कर दो, इसमें n से डिवाइड कर दो, इसमें n से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको नीचे कर देना, इसमें n से डिवाइड कर देना, जो आएगा उसको ऊपर कर देना। तो 1 बाई एन 0, भाई 1 बाई इनफाइनाइट ना 0, और n बाई एन दोनों में n से डिवाइड करना है, ध्यान रहे। तो 1 बाई एन 0 और n बाई एन 1, बस ऐसे डायरेक्टली कर देना, ठीक है। यहाँ तक सीधा पहुँच जाओगे, ठीक है। तो चूंकि r बाई एन की ही मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो भाई ये मिनिमम नीचे लिखा होता है, मैक्सिमम ऊपर लिखा होता है, तो n से डिवाइड कर दो, 1 बाई एन 0, n बाई एन 1, बात करता। ऐसे मान लो समेसन में r की वैल्यू 1 से 5n हो रही हो, तो जानते हो क्या जाएगा? 0 से 5, कैसे? 1 बाई एन 0, 5n बाई एन 5, करेक्ट। अगर r की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ हो 3n से 5n तक, तो भाई ये नीचे देखो 3n बाई एन कितना हो जाएगा? 3, और 5n बाई एन 5। तो आप नीचे और ऊपर जो r की जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, उसमें सीधा सीधा n से तुरंत डिवाइड कर देना, जो आएगा वही लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब 1/2 और 0 से 1, 2x स्क्वायर डी एक्स। ऐसा ऐसे लेके ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। और जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा tan x स्क्वायर, ठीक है, और फ्रॉम 0 से 1। समझ में आ रही बात बच्चों? भाई जब एक्स स्क्वायर को t मान लोगे तो 2x dx बराबर dt बनेगा, तो वास्तव में सेक स्क्वायर t dt लिखा हुआ है, और सेक स्क्वायर t dt का मतलब हुआ tan t, और tan t और t को फिर से हम रखेंगे एक्स स्क्वायर। भाई t बराबर एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो जब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही आ रहा तो इन दोनों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मन में ही सॉल्व कर लिया थोड़ा सा इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर को t सोचा तो 2x dx dt बन गया, ऐसा सोचा तो सेक स्क्वायर t dt ऐसा हो गया होगा। तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो मन में डायरेक्टली सोच लिया कि इस पूरे का इंटीग्रेशन tan x स्क्वायर होगा, tan t नहीं tan x स्क्वायर। तो जब x ही लिखा हुआ है तो इन दोनों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन दोनों को मत बदलना, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है tan 1 स्क्वायर माइनस tan 0 स्क्वायर और बराबर 1/2
10 1 इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों किस तरह सॉल्व हुआ? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब इनफाइनाइट टर्म्स हों, मतलब इनफाइनाइट सीरीज हो और हर टर्म अलग अलग लिमिट लगाने पर ज़ीरो आ रहा हो, तो वहाँ पर इस तरह से सॉल्व होने का चांसेस बढ़ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन फिर सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।